सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। तो ये पाठ जो हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं उनके जीवन के बारे में है। यहाँ पर विनीता पांडे ने उनके जीवन के बारे में रेखांकित किया है। उन्होंने उनके जीवन का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू, एक कैजुअल इंटरव्यू लेना, किसी के जीवन के बारे में प्रश्न करना और सामने वाला अपने जीवन के बारे में बताए और उस आमने सामने पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर, उसे साक्षात्कार कहा जाता है। तो विनीता पांडे ने यहाँ पर धनराज पिल्ले का साक्षात्कार किया। धनराज पिल्ले को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। तो यहाँ पर विनीता पांडे धनराज पिल्ले का साक्षात्कार करती हैं और आइए उनके इस साक्षात्कार पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकाल लें, आप मेरे साथ साथ पढ़ना और जो भी अर्थ आपको बताए जाए उन्हें रेखांकित करके लिखना। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या साक्षात्कार लिया गया, उनमें क्या बातचीत हुई। आइए पढ़ते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार आमने सामने की जो बातचीत है का संपादित अंश इस पाठ में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, आइए। वनिता पूछती है धनराज पिल्ले से, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हिरन अदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। कष्ट साध्य अर्थात कष्ट देने वाला रहा। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। तो धनराज पिल्ले उन्हें बताते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, कि मुझे जो मेरा बचपन था वो किसी कठिनाइयों से भरा हुआ था। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, इच्छा हुई, परंतु हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, कि जो हॉकी खरीद सकूं इतना सामर्थ्य मेरे में नहीं था। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। इसके लिए मुझे बहुत धैर्य रखना पड़ता और मैं इंतजार करता रहता कि कब मेरी बारी आएगी। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। मुझे पहली बार हॉकी स्टिक तभी मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नहीं तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। मेरे लिए वह बहुत मूल्यवान थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा, मेरा ऐसा रोब था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था, कि कोई मुझसे टकराने की, लड़ने की
हिम्मत भी नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैं बहुत संघर्षशील था, मैदान में भी और मैदान से बाहर। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला गया। और मैं अपना सामान लेकर 1986 में जब मुझे टीम में डाला गया तो मैं अपना सामान लेकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने लीग में बेहतरीन बहुत अच्छा खेल खेला और हमने वहाँ पर खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद, आशा की किरण जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, कि मुझे 1988 में जो नेशनल कैंप हुआ था उसमें मुझे जरूर बुलाया जाएगा, पर नहीं आया। परंतु मुझे नहीं बुलाया गया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी, बड़ी उदासी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता फिर धनराज पिल्ले से प्रश्न पूछती है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज बताते हैं अपने स्कूल के दिनों के बारे में। मैं पढ़ने में एक कदम फिसड्डी था, मतलब मैं पढ़ने में बिल्कुल पीछे था, पिछड़ा हुआ था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था, कि उससे आगे का तो मेरे लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट भले ही न हूँ, पर गर्व मुझे अभिमान, पर मैं अभिमान से कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता फिर उनसे प्रश्न पूछती हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? आप इतने चिड़चिड़े क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक, क्रोधी आक्रामक भी हो जाते हैं। फिर धनराज बताते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित, असहाय महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा, वो कितनी हमारे पालन पोषण में जूझती रही। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, मेरे इस चिड़चिड़ेपन के पीछे कई कारण हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मैं किसी की चुगली या चापलूसी करने वाला नहीं हूँ। मैं मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है, उन्हें भी मैं, दूसरे लोगों को भी मुझे भड़काने में बहुत मज़ा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, हर चीज़ के लिए मुझे संघर्ष करना ही पड़ा जीवन में, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, कोई दुखी है मैं यह भी नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ, उनका मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों का बहुत आदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। फिर वनीता फिर एक प्रश्न पूछती है उनसे, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है?
आपका परिवार आपके लिए क्या महत्व रखता है? तो धनराज कहते हैं सबसे अधिक प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। सबसे अधिक जो सीख है वो मुझे मेरी माँ से ही मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं अब उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। मुझे प्रेरणा दी है उन्होंने भी। विनीता फिर प्रश्न पूछती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज पहले बताते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने 1988 में मैं नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोकिम कारवोल हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे कि किस प्रकार खेला जाता है कृत्रिम घास पर। वो सब मुझे उन कृत्रिम घास पर खेलने के गुण बता रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है, कि विज्ञान इस तरह भी उन्नति कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता फिर प्रश्न पूछती है, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज बताते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत अर्थात प्रसिद्धि पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझमें नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींची। अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है। कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा अर्थात उपहार नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। कि मेरी जो बहुत गहरी कमाई थी, मैंने जो पूरी मेहनत से पैसा कमाया था उससे मैंने उस कार को खरीदा। विनीता फिर प्रश्न पूछती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज बताते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना, कि परिवार में जो पैसों की कमी थी उसको दूर करना और उन
एक बेहतर जिंदगी देना, उन सबको एक बहुत अच्छी जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 ईस्वी में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता फिर प्रश्न पूछती है, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज बताते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास, कितने विशेष हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली, जिसके चलते हुए मुझे हर जगह इज्जत मिलती रही। तो प्यारे बच्चों, धनराज पिल्ले के जीवन के सफ़र के बारे में हमने पढ़ा। वो किस प्रकार एक गरीब थे और ठेठ जमीन से उठकर वो आसमान तक उन्होंने जो अपना जीवन का सफ़र तय किया, वो हमने पढ़ा। तो आप भी बच्चों उनकी तरह मेहनत करते रहें और आसमान को छुएं। आइए अब हम शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ: हैसियत, सामर्थ्य, धीरज, धैर्य, दबदबा, रोग, फिसड्डी, पिछड़ा हुआ, मायूस, उदास, उकसाना, भड़काना, खास, विशेष, शोहरत, प्रसिद्धि, तोहफा, उपहार, प्रतिष्ठा, इज्जत। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका पूर्ण हुआ। अब अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना कार्य करें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, समय समय पर कार्य भेजते रहें। धन्यवाद।